Okay, dear students. So till now we have discussed much about the human genome and its details, how the methodologies were employed, and what kind of the concepts were used. So now I hope that it has given you a good flavor of the human genome and how human genome project was uh, planned and how it was executed and what kind of experiments were done, what kind of information was obtained. So these things you have understood in a very basic fashion, but still you would be wondering that okay, after knowing all these details and these technicalities, what is the detail or what is the information about the human genome which was obtained by the Human Genome Project? So now here in this portion of this lecture, we will discuss about the salient features of the human genome. ओके, तो जो मेन फीचर्स हैं ह्यूमन जीनोम के वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर फीचर्स हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हमको पता चले। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये मान लीजिए कि जो ह्यूमन जीनोम हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं कि 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का सीक्वेंस था। तो लेट मी टेल यू कि जो कंप्लीट 3.2 बिलियन बेस पेयर का सीक्वेंस था वो कंप्लीट सीक्वेंस तो नहीं हो पाया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, बट नियरली कंप्लीट। दैट मीन्स 3.1647 3.1647 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर सीक्वेंस, यानी इतने बेसिस का सीक्वेंस जो है वो सक्सेसफुली सीक्वेंस हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ज़रिए। ओके, तो 3.2 बिलियन का मतलब हुआ 3200 मिलियन बेस पेयर सीक्वेंसेस। तो 3200 मिलियन के बजाय आपके पास 3164 मिलियन जो है बेसेस, उनका सीक्वेंसिंग सक्सेसफुली कर दिया गया थ्रू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन ये पता चला कि जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो कितनी हैं। हमने पहले देखा था कि one of the goals of the human genome project was to identify the genes and to decide how many genes are present in the human genome. So it was found that the gene size actually it varies greatly. कुछ जीन्स हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, कुछ जीन्स हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये पता लगा कि एवरेज साइज़ जो है ह्यूमन जीनोम के अंदर वो 3000 बेस पेयर का है। ठीक है, एवरेज साइज़ ह्यूमन जीनोम के अंदर 3000 बेस पेयर का है। कुछ जीन्स होंगी वो हो सकता है 1000 बेस पेयर की हों, कुछ जीन्स 1500 बेस पेयर के हों, कुछ जीन्स होंगी वो 4000 5000 6000 बेस पेयर की होंगी। ठीक है, बट एवरेज जो साइज़ है वो 3000 बेस पेयर यानी 3 किलो बेस पेयर। ठीक है, जो 1000 किलो का मतलब होता है 1000, तो 3000 बेस पेयर को हम 3 किलो बेस पेयर या 3 KBP भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड important information was that the average gene size in the human genome is the 3 kbp and largest human gene is dystrophin gene. Dystrophin gene है उसका साइज है 2.4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये जो साइज जीन है डिस्ट्रॉफिन जीन, इसका साइज कितना हो गया 2400 kbp। तो एवरेज साइज है 3 kbp, लेकिन जो लार्जेस्ट जीन है उसका है 2400 kbp उसका साइज़ है। ठीक है, डिस्ट्रॉफिन जीन है, ये एक इम्पॉर्टेंट जीन है और इस जीन में म्यूटेशन की वजह से या इस जीन में डेफिशिएंसी की वजह से एक डिसीज़ होता है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज़ जो है, इसमें क्या होता है, जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। जो स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, वो बहुत हाईली कंप्रोमाइज़ हो जाता है और इसकी वजह से जो डिसीज़ होते हैं उसको DMD या डिशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। वो हम बाद में थोड़ा सा उसके बारे में आपके किसी सेक्शन में आएगा कि इस डिसीज़ में क्या होता है। अभी आप ये समझ लीजिए कि लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो डिस्ट्रॉफिन जीन है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो नंबर ऑफ़ जीन्स कितने आइडेंटिफाई हुए है फाइनली। तो इनिशियली जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट था उसमें अंदाज़ा ये लगाया गया था कि उसमें 30,000 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे अप्रॉक्सीमेटली।
उससे पहले जो एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन था, अप्रॉक्सीमेट गेस था लोगों का, तो प्रीवियस एस्टिमेशन वाज दैट देयर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 80,000 या फिर more than 1 lakh genes should be present in the human genome, but the draft or the raw sequence or the before final completion of the human genome project, the initial analysis actually told that there should be around 30,000 genes in the human genome. ठीक है, अब आप जो ये जीन आइडेंटिफाई करें डीएनए सीक्वेंसेस में, ये किस प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे? सीक्वेंस अनोटेशन के थ्रू। और हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस अनोटेशन इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, क्योंकि कौन सी जीन कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये आइडेंटिफाई करना जो है इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, सो इवेंचुअली नाउ द लेटेस्ट डेटा, अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से ह्यूमन जीनोम astonishingly and surprisingly human genome has hardly about 19,000 to 20,000 genes only. ओके, तो जो करेक्ट डेटा है वो ये होगा कि 19,000 जीन्स या हम 20,000 जीन्स भी रफली बोल सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट है। ओके, इनिशियली जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से अगर एस्टिमेशन लगाया गया था वो 30,000 जीन्स का लगाया गया था। एनीवे, दोनों एस्टिमेट्स जो हैं वो जो पहले का जो एक लोगों का बिफोर जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा वाज अवेलेबल, वो अंदाज़ा था 80,000 या 1 लाख के आसपास जीन, तो उसके कंपैरिजन में ये नंबर बहुत ही कम नंबर है। सो दिस वाज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग, बट दिस इज़ व्हाट वी गॉट। मोरओवर, वी ऑल ह्यूमंस हैव ऑल दीज जीन्स अवेलेबल। ऐसा नहीं कि हाँ किसी के अंदर कोई जीन है और किसी दूसरे ह्यूमन के अंदर जीन्स नहीं है। दैट मीन्स वी आर शेयरिंग, we all humans have all these genes present, right? But there are certain DNA polymorphisms or sequence variations which are there. We all have same set of the genes in all of us, but there are certain DNA regions where there is variations in the sequences, variations in the nucleotide bases. That means there is DNA polymorphism, but finally, eventually, at the last, 99.9% of the bases in the human genome are same in all people. ठीक है, जो भी वेरिएशन है, जो भी डिफरेंसेस हैं लोगों के अंदर, कुछ भी डिफरेंसेस हो, लेकिन आप किसी भी एनी टू इंडिविजुअल्स को ले लोगे, आप एक अफ्रीकन को ले लो, एक अमेरिकन को ले लो, या फिर एक अमेरिकन को ले लो, एक इंडियन को ले लो, उन दोनों का जीनोम आप कंपेरिजन करोगे तो 99.9% of the bases in the genes in the genome will be same. Okay, then next point is more than 50% of the genes इस तरह की डिस्कवर हुई जिनके बारे में पहले से किसी को पता नहीं था। नो इन्फॉर्मेशन वाज नोन एंड नो फंक्शन वाज नोन फॉर दिस जीन्स। दैट मीन्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द जीन्स द फंक्शन वाज नॉट नोन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज next point is, very interestingly, it was found that the coding region or the region which codes for the protein in the human genome is very little portion. So hardly 2% of the genome is responsible for the protein coding region, right? And then the repeat sequences, actually they are present in the huge amount, and there is a large portion of the repeat sequences in the human genome, and these repeats may be repeated hundreds of times to thousands of times in the human genome. And the next point is, the chromosome 1 is the largest chromosome, and it has approximately 3000 genes, and the number is 2968 genes. Okay, so approximately 3000 genes are present in the chromosome 1, and chromosome 1 is the largest chromosome, and it has most number of the genes as compared to any other chromosome in the human genome. And chromosome Y has the fewest number of genes as compared to any other chromosome in the human genome, and chromosome Y has approximately around 150 to 200 genes. Okay, then
Finally comes the SNPs or single nucleotide polymorphisms, which we already have discussed that what is DNA polymorphism. So whenever there is a polymorphism, when there is a sequence variation at a single nucleotide position, then it is called as SNP. If there are two consequent bases differing, जैसे यहाँ पे इसमें ये सीक्वेंस अगर आप देखो तो इन तीनों लोगों में यहाँ पे सिर्फ जी डिफर कर रहा है, तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। लेकिन यहाँ पे सी जी है, यहाँ पे सी जी है, और यहाँ जी जी के बजाय यहाँ पे मान लीजिए जी ए हो जाता, तो अब ये इंडिविजुअल जो है, जो फ्रांसिस है, ये दो न्यूक्लियोटाइड पे साइमल्टेनियसली डिफर कर रहा है, तो इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोल सकते हैं। दिस इज ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, बट इट इज़ एट टू बेसेस, इट इज़ एट 2 पॉइंट्स, सो ये डबल पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर सिर्फ सिंगल बेस जो है वो डिफ़र करेगा, उसके आसपास के जो बेस है वो सेम होगा। तो ये भी एक एसएनपी है और ये भी एक एसएनपी है। एसएनपी यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको आप स्निप भी बोलते हो, ठीक है। एसएनपी आप यहाँ देखिए, एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपी को शॉर्ट में स्निप, SNIP स्निप भी बोला जाता है, ओके। तो ये पता चला कि देर आर एक्चुअली सेवरल मिलियंस ऑफ द SNPs इन द ह्यूमन जीनोम, एंड लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ द SNPs, ओके। अप टू 150 million SNPs have been reported for the human genome till last few years, okay। तो ये जो SNPs है या DNA वेरिएबिलिटीज़ हैं, इसके इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बहुत सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सामने आया। SNPs के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप जो डिसीज़ ससेप्टेबिलिटी है लोगों के अंदर, उसके बारे में पता लगा सकते हो। सो प्रिडिक्शन ऑफ द डिसीज़ ससेप्टेबिलिटी, और जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, यानी इवोल्यूशनरी history of the man can be traced using the pattern of the SNPs, okay। So this is how the SNP information is very useful, and several millions, rather hundreds of millions of the SNPs have been discovered and found in the human genome. So this is all about the salient features of the human genome. Let me tell you some additional points that for sequencing the first complete human genome sequence it took about 13 years, right, 1990 से लेकर 2003 तक। But now it is become so easy that in a single day you can do the sequencing of the complete genome of a human, okay। So if you want to sequence the whole genome of a human, this technique is commonly referred to as whole genome sequencing or WGS. So WGS refers to the whole genome sequencing, okay। Nowadays the WGS or whole genome sequencing has become a regular feature in the big research laboratories, and it hardly costs 50,000 rupees, 50,000 Indian rupees, or $1,000 per human genome, okay। And nowadays very big, huge and very great techniques have been developed. These are called as high throughput technologies or ST technologies or ST methodologies. So using the high throughput methods, now it has become possible to generate a huge amount of the data sets, and millions and billions of these sequences or base pairs can be sequenced using huge sophisticated machines, and this has led to the explosion in the field of the bioinformatics and the genomics disciplines, okay। There is one term called as transcriptome. So let me describe you what is the meaning of the transcriptome. So what is transcript? When there is a transcription of a portion of the DNA, what RNA you are getting after the transcription, this is called as transcript, right। कोई भी DNA है उसका आपने ट्रांसक्रिप्शन कराया, जो आपको RNA मिला उस RNA को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो किसी भी सेल का या किसी भी ऑर्गन का या किसी का टिश्यू का आप उसको प्रिपरेशन ले लीजिए, और फिर उसके अंदर जितना RNA है, यू आइसोलेट द एंटायर RNA
from a particular portion of the cell, of the tissue, of the organ, and you sequence all these transcripts, then this sequence of these transcripts collectively is called as transcriptome. So all the transcripts in a particular cell, tissue, or organ, if they are sequenced, this information is called as the transcriptome. So genome means the sequence of the genes and genic regions or intergenic regions or the entire DNA content is called as the genome. Transcriptome is the sequence of the all the transcripts of a particular cell of a particular organism or a particular portion of the tissue of an organism is called as transcriptome. Similarly, proteome का मतलब होता है all the proteins of a given cell or a given tissue or a given organ, if they are analyzed together simultaneously, then it is called as proteome. तो इस तरह से तीन टर्म हो गए, जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम. Okay, so you have to remember these terms, and these terms will be coming very often once we study the chapter of the biotechnology, which is divided into two chapters in your syllabus. Okay, so now we have completed the human genome project portion of your syllabus. These are very easy topics, very interesting topics, but still if you feel any difficulty, if you have any doubt, feel free to get back to me and ask me. Okay, now I have decided that the last portion of this chapter of the molecular basis of inheritance is DNA fingerprinting, and I have decided based on your requests from many of you that because this chapter is a bit tricky or a bit different as compared to other chapters, and many of you I feel that are now thinking or feeling that we should rather start some other chapter. So I have decided that now I will leave this portion of DNA fingerprinting from this chapter to be covered later on, and in the next lecture now we will switch to some other next chapter, and we will discuss DNA fingerprinting later on, maybe when we are in the class or maybe some other time. Okay, happy learning. Enjoy your lecture on human genome, and get back to me for any doubts or clarifications. Thank you.